राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। आवे जैसे ही थर्ड फ्लोर पर पहुंचती है, वहां का नज़ारा देखकर थोड़ा डर जाती है, क्योंकि उस फ्लोर पर लाइट नहीं थी। वह फ्लोर पूरा अंधेरा था। आव्या फ़ोन का फ्लैश लाइट ऑन करके आगे बढ़ने लगती है। उसके कदम धीरे धीरे बढ़ रहे थे। इतना अंधेरा होने की वजह से आव्या डर से सिहर रही थी। उस फ्लोर पर कमरे बहुत थे, लेकिन सभी कमरों में ताले लगे हुए थे। आव्या चलती जा रही थी, उसमें बस उसके चलने की आहट ही सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे आव्या बढ़ रही थी, उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है, पर वह पीछे लाइट से देखती तो कोई नहीं होता। अब वो आव्या के माथे पर पसीने आने लगते हैं। कुछ आगे एक रेड कलर की लाइट की लाइन हुई थी, मतलब एक लेज़र लाइट से एक लाइन बनाई गई थी, और अंधेरे की जगह में एकमात्र वो लाइट ही दिख रही थी। उस लाइट से एक लाइन खींच रही थी। आव्या धीरे धीरे उस ओर बढ़ने लगती है। पहुँचते ही वह जैसे उस लाइट को पार करने के लिए एकदम बढ़ने लगती है। उसके पीछे एक चमचमाती तलवार की धार से कोई उसके पीठ पर मारने वाला होता है। वह तलवार उसके पीठ तक पहुँचती तभी कोई आव्या को आगे के से खींच लेता है और इस इंसान को एक लात मारता है। वह इंसान धड़ाम से फर्श से गिर जाता है और गिरते ही वह बहुत फुर्ती से वहाँ से भाग जाता है। वहीं आव्या खींचने की वजह से आव्या को फ़ोन हाथ से छूटकर गिर जाती है और फ्लैश लाइट भी ऑफ हो जाती है, और फिर एक बार एकदम अंधेरा छा जाता है। अंधेरे के बावजूद आव्या को सामने वाले को उसके खुशबू से पहचान लेती है कि ये और कोई नहीं, रुद्र ही है। आव्या कुछ कहती तभी झटके से रुद्र आव्या को दीवार से सटा देता है। आव्या कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। रुद्र अंधेरे में आव्या के चेहरे को देखते हुए एकदम सर्द आवाज में कहता है, क्यूरियोसिटी किल द कैच बेबी गर्ल। आव्या रुद्र की इतनी सर्द आवाज़ सुनकर कसकर उसके शर्ट को पकड़ लेती है। आव्या हकलाती हुई कहती है, वो मैं बस। आव्या उसके आगे कुछ बोलती, रुद्र तुरंत उसके होठों पर उंगली रख देता है। आव्या सिहर उठती है। रुद्र झुककर आव्या के कान में बोलता है, यू नो बेबी गर्ल, अगर मैं नहीं आता तो तुम्हारा क्या होता। इतना बोलते ही वह फिर एक बार सर्द आवाज में कहता है, अपनी जान खतरे में डाली तुमने बेबी गर्ल, इसकी पनिशमेंट तो तुम्हें मिलकर रहेगी। जैसे ही आव्या पनिशमेंट सुनती है, उसका डर बाहर आ जाता है। उसके दिमाग में वो सारे सीन फिर से चलने लगती हैं। आव्या डर से छटपटाते हुए कहती है, न न न नहीं, प्लीज़ नहीं, मुझे वो सब नहीं देखना। बोलते ही वह एकदम से रोने लगती है। रुद्र आव्या के मुंह पर हाथ रखकर कहता है, श्श, बिल्कुल चुप। इतना बोलते ही रुद्र आव्या को प्यार से अपने से सीने से लगा लेता है। आव्या सिसकते हुए रुद्र से कहती है, मुझे वो सब नहीं देखना, प्लीज़। रुद्र आव्या के बालों को सहलाते हुए कहता है, तुम ऐसा काम क्यों करती हो बेबी गर्ल कि मैं मजबूर हो जाऊं। आज के बाद नहीं करूंगी, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। आव्या एकदम से सिसकते हुए बोल पड़ती है। रुद्र प्यार से आव्या के माथे पर किस करके कहता है, ओके अब चुप हो जाओ। आव्या धीरे धीरे अपनी सिसकना बंद करती है। जब आव्या पूरी तरह से शांत हो जाती है तो रुद्र आव्या का हाथ पकड़ ले जाने लगता है। आव्या रुद्र के साथ जाने से भी डर रही थी, लेकिन वह अंधेरे की सी जगह से रुद्र के साथ के अलावा उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रुद्र उस अंधेरे में भी चलता जा रहा था और एक जगह पहुंचकर वह अपना हाथ आगे करके दरवाजे पर रखता है। ऐसा करते ही वह दरवाज़ा खुल जाता है। रुद्र आव्या को लेकर अंदर जाता है। अंदर पूरी वाइट कलर की लाइट थी और एकदम शांति थी। रुद्र आव्या को लेकर एक कमरे में जाता है, जहाँ एक लेडी डॉक्टर बैठी हुई रिपोर्ट्स देख रही थी। आव्या की नज़र अब धीर पर चली जाती है, जो बैठा हुआ फ़ोन पर कुछ कर रहा था। आखिर में उसकी नज़र एक औरत पर पड़ती है, जो बेड पर बेसुध सी लेटी हुई थी। आव्या उसे पहचानने की कोशिश करने लगती है, क्योंकि उसने पहले भी इस औरत को देखा था, पर कहाँ देखा था उसे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था। रुद्र आव्या का हाथ छोड़कर उस औरत की ओर बढ़ने लगती है और रुद्र जाकर स्टूल पर बैठता है और उस औरत का हाथ पकड़कर शांति से उसके चेहरे को देखने लगता है। आव्या समझ नहीं पाती कि आखिर उसने इस औरत को कहाँ देखा था और रुद्र का उसे क्या रिश्ता है। आव्या वहीं खड़ी बस उसे
देखती रहती है। तभी उसे रुद्र की आवाज़ आती है, कम हियर बेबी गर्ल। आव्या आवाज़ सुनकर कुछ देर तक तो खड़ी रहती है और फिर खुद सोचते हुए रुद्र के पास चली जाती है। आव्या के पास पहुंचते ही रुद्र उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है। आव्या रुद्र के गले में बाहें डाल लेती है। रुद्र उस औरत को देखते हुए शांति से कहता है, शी इज़ माई मॉम। यह सुनते ही आव्या हैरानी से उस औरत को देखती है। यह औरत नैना ही थी। आव्या को लगा था कि रुद्र की कोई माँ नहीं है, वह मर चुकी है और उसने उसके घर में भी नैना की एक भी तस्वीर नहीं देखी थी। आव्या सवालों से घिरी हुई नैना को देखती है और फिर रुद्र को देखती है। रुद्र के एक्सप्रेशन आज इतने शांत थे जिसे आव्या ने कभी नहीं देखा था। रुद्र आज एक नॉर्मल इंसान लग रहा था, पर उसके चेहरे पे वही चार्म थी। रुद्र नैना से नजरें हटाकर आव्या को देखता है। दोनों की नजरें आपस में मिल जाती हैं। आव्या को रुद्र की आंखों में एक अलग ही एहसास दिख रहा था। रुद्र एक साथ खामोशी से आव्या के गले लगा लेता है। आव्या भी पता नहीं क्यों रुद्र के इस खामोशी में गुम सी हो जाती है और वह भी रुद्र के पीठ पर हाथ रख लेती है और अपना चेहरा उसके गर्दन में छुपा लेती है। रुद्र आभा के कंधे पर चिन टिकाए नैना को देखता रहता है। आज उसके पास दो सुकून थे, एक तो उसकी मॉम और दूसरी आव्या। अगली सुबह अव्यान और प्रज्ञा एक दूसरों की बाहों में भरकर सुकून से सो रहे थे, पर सुबह की हल्की सूरज से रोशनी से प्रज्ञा की नींद खुल जाती है। प्रज्ञा की आंखें खुलते ही अव्यान का हैंडसम चेहरा दिखता है, जो उसके चेहरे के बहुत करीब था। प्रज्ञा अव्यान के चेहरे के कुछ पल यूं ही देखती रहती है और फिर एकदम से उसे कुछ ख्याल आता है तो उसका चेहरा मुरझा जाता है। प्रज्ञा अव्यान के चेहरे को देखते हुए मन ही मन कहती है, काश काश कि ऐसा होता, आप मेरे बचपन से अब तक के प्यार को समझ पाते। बचपन में ही आप मुझसे दूर रहते थे और अब भी हम दूर हैं। इतने करीब होकर भी आप मुझसे बहुत दूर हैं। बोलते हुए प्रणय के चेहरे पे दर्द दिखता है। प्रणय अव्यान के हाथ को अपने ऊपर से हटाती है और उठकर वॉशरूम चली जाती है। सूरज की रोशनी चेहरे पर पड़ने से अव्यान की भी आंखें खुल जाती हैं। अव्यान उठकर बैठता है। बैठते ही वो अपना फ़ोन उठाकर चेक करता है। अव्यान रोनी को कॉल करता है। रोनी के कॉल रिसीव करते ही अव्यान उसे सर्द आवाज़ में कहता है, 5 मिनट में मुझे उसकी बर्बादी की न्यूज़ दिखनी चाहिए। अव्यान बोलकर तुरंत कॉल कट करता है। फ़ोन को टेबल पर रखकर अपनी और प्रज्ञा की शादी की फ़ोटो देखता है। प्रज्ञा जब वॉशरूम से बाहर आती है तो उसकी नज़र बेड पर बैठे अव्यान पर पड़ती है। प्रज्ञा तुरंत उसकी नज़रें अव्यान से हटाकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हो जाती है। अव्यान प्रज्ञा को देखकर गहरी सांस लेता है और उठकर वॉशरूम में चला जाता है। प्रज्ञा एक नज़र बंद दरवाजे को देखती है, फिर जल्दी से जाकर अव्यान के फ़ोन को उठाकर देखने लगती है। अव्यान के फ़ोन में लॉक था, लेकिन इस वक्त उसकी गलती से खुला ही छोड़ दिया था। प्रज्ञा वॉशरूम के दरवाजे को देखते हुए जल्दी से अव्यान के फ़ोन में कुछ करती है और फिर जल्दी से उसे बंद करके अपना फ़ोन उठाकर तेज कदमों से बाहर चली जाती है। कुछ ही देर में अव्यान वॉशरूम से टॉवल में बाहर आता है। यह टॉवल की ओर बढ़कर टीवी ऑन करता है। टेबल की ओर बढ़कर न्यूज़ चैनल लगाता है। टीवी में एक न्यूज़ हाईलाइट कर रही थी, सिन्हा कंपनी के सभी शेयर होल्डर्स ने ले ली अपने शेयर वापस, जिस वजह से बस कुछ वक्त में ही संयम सिन्हा की कंपनी हुई बर्बाद। कहा जा रहा है ये एक साजिश है, लेकिन किसने की है किसको खबर नहीं। संजय सिन्हा यह बर्बादी देख नहीं पाए, जिस वजह से बिगड़ी उनकी हालत। अब उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। अव्यान इतने देखते ही टीवी बंद करता है। संयम सिन्हा सितारा के पापा हैं और अव्यान ने सितारा के साथ साथ उनके फैमिली को ही टारगेट किया था। भले ये गलत बात थी, लेकिन अव्यान इतना अच्छा भी नहीं था। उसे तो यह सोचकर भी इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर गलती से भी ड्रग्स के नशे में उसने सितारा को छू लिया होता तो क्या होता। वह प्रज्ञा यानी सहस्रा को क्या जवाब देता। यह सब सोचते ही अव्यान अपने कपड़े पहनता है, तैयार होता है और वह अपना फ़ोन लेता है।
फ़ोन पकड़ते ही उसके एक्सप्रेशन चेंज होते आते हैं। अव्यान फ़ोन को एक नज़र देखकर पॉकेट में रखता है और कमरे से निकल जाता है। नीचे जाकर वह चारों तरफ देखता है, सब घर वाले मौजूद थे, पर प्रज्ञा गायब थी। उसके साथ वह यह भी नोटिस करता है कि रोनी और आव्या भी नहीं है। अव्यान बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाता है, तभी काव्या उसे बुलाती है। आयान, कहाँ जा रहे हो? अव्यान मुड़कर काव्या को देखता है और काव्या अव्यान के पट्टी को देखते हुए कहती है, चोट ठीक नहीं हुई है, नाश्ता करके दवाई खा लीजिए और आज आप कहीं नहीं जाएंगी। बोलते ही काव्या अव्यान के हाथ को पकड़कर डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ जाती है। काव्या अव्यान को चेयर पर बैठती है और फिर उसके पास प्लेट लगाती है। वे कहती है, पता नहीं ये परी कहाँ रह गई, ऐसे कौन से पेशेंट को पूरी रात देखती है। ध्रुवश जूस पीते हुए कहता है, हाँ उसने कल रात मुझे भी मैसेज किया था, वह बहुत लेट आएगी, पर ये नहीं पता था कि हॉस्पिटल में पूरी रात गुजार लेगी। यह सुनकर अव्यान खाते हुए रुक जाता है और फिर कुछ सोचकर नाश्ता करने लगता है। दूसरी तरफ आव्या वॉशरूम में फ्रेश होकर बाहर निकलती है। रुद्र आव्या को देखता है, फिर झुककर नैना के माथे पर किस करके आव्या की ओर बढ़ जाता है। रुद्र आव्या का हाथ पकड़ता है, दोनों अब वहाँ से निकल जाते हैं। धीर पहले ही वहाँ से निकल चुका था, वही लेडी डॉक्टर वहीं बैठी रहती है। बाहर जाकर देखते हैं तो अब तक उस फ्लोर पर अंधेरा था, लग ही नहीं रहा था कि सुबह हो चुकी है। रुद्र उसी अंधेरे से होकर आव्या को लेकर जाता है। दोनों लिफ्ट में अंदर आ जाते हैं। लिफ्ट के अंदर जाते ही रुद्र आव्या को दीवार से सटाता है। आव्या सिर उठाकर सवालिया नजरों से रुद्र को देखने लगती है। रुद्र आव्या के हाथ को दीवार से सटा देता है, उसके चेहरे के करीब झुककर कहता है, खुद की जान खतरे में डालने की परमिशन अब तक नहीं मिली तुम्हें बेबी गर्ल। आव्या बस रुद्र को देखती रहती है। रुद्र आव्या की आंखों में देखकर कहता है, तुम्हारी पनिशमेंट है। बोलते हुए रुद्र आव्या के चेहरे को बहुत गौर से देखता है। आव्या रुद्र के इस बोलने से नर्वस होने लगती है। रुद्र एकदम से बोलता है, किस मी बेबी गर्ल। आव्या अपनी आंखें बड़ी करके रुद्र को देखती है। रुद्र आव्या के रसीले होठों को देखते हुए कहता है, मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुमने खुद मुझे किस किया तो मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करूँगा, क्योंकि ज़बरदस्ती करने के लिए भी मुझे तुम्हारी परमिशन चाहिए। उसी परमिशन के लिए मुझे किस करो, जस्ट किस मी बेबी गर्ल। रुद्र की बातों को सुनकर आव्या बहुत ज़्यादा हैरान थी। रुद्र बोल तो ऐसे रहा था जैसे कोई लड़की अपनी ज़बरदस्ती करने के लिए परमिशन देगी, पर पता नहीं आव्या को रुद्र का चेहरा देखकर क्या होता है। वह बुरा सा मुंह बनाकर कहती है, पर तुमने ब्रश नहीं किया। आव्या को याद था कि रुद्र फेस फ्रेश नहीं हुआ था, जिस वजह से वो सीधे सीधे बोल देती है। रुद्र बहुत चढ़ाकर आव्या को देखता है और फिर कहता है, सो व्हाट्स बेबी गर्ल, इसे क्या फर्क पड़ता है कि मैंने ब्रश किया है या नहीं। आव्या उल्टी करने का नाटक करते हुए कहती है, छी, यहाँ कितना गंदा स्मेल आता है, मेरे मुंह का टेस्ट खराब हो जाएगा, मुंह नीचे नहीं करना। रुद्र अपनी एक आईब्रो उठाकर आव्या को देखता फिर कहता है, ओह रियली, बस प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होकर शादी हो जाने दो, फिर तुम्हें देखता हूँ गंदा किसे कहते हैं। ब्रश तो छोड़ो, नहाने भी नहीं दूंगा तुम्हें। यह सुनकर आव्या की हैरानी आंखें और ज़्यादा हैरान और बड़ी हो जाती हैं। रुद्र का वही पहला वाला नेचर जो आव्या पहली मुलाकात में मिली थी, रुद्र का पहला नेचर वापस लौटने की वजह से आव्या तो अब रुद्र के डेंजर रूप को कुछ पल के लिए भूल ही चुकी थी। रुद्र की बातें मजाकिया कभी नहीं होती थी, वह ये सब बिल्कुल सीरियस होकर कहता था। अब ये तो आगे ही पता चलेगा ना कि आखिर रुद्र आव्या के साथ शादी के बाद क्या करता है। एक कमरे में एक लड़की की आवाज़ आ रही थी, उसके साथ थप्पड़ की भी आवाज़ सुनाई दे रही थी। अव्यान कमरे में दरवाज़ा खोलता है तो सामने देखता है उसके फेस एक्सप्रेशन एकदम से बदल जाते हैं। कमरे में सितारा को एक लड़की ने पकड़ रखा था और प्रज्ञा बहुत गुस्से से बस सितारा को थप्पड़ मारे ही जा रही थी।
सितारा का चेहरा थप्पड़ के निशान से पूरा लाल हो चुका था और उसके होठों के कोने से खून बह रहा था। इसे साफ पता चल रहा था कि प्रज्ञा ने किस तरह से मारा है। प्रज्ञा के हाथ रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह लगातार थप्पड़ पर थप्पड़ सितारा को मार रही थी और सितारा की बस दर्द भरी आवाज़ आ रही थी। प्रज्ञा के हाथ भी अब थप्पड़ मारते मारते लाल हो चुके थे। सितारा दर्द के में रोते हुए कहती है, हाँ हाँ प्लीज़। इसके आगे उसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था और प्रज्ञा तो उसकी कोई आवाज़ सुन ही नहीं रही थी। रॉनी बस वहाँ खड़ा लाचारी से प्रज्ञा को देख रहा था। अव्यान ये सब कुछ देखते हुए आगे बढ़ता है। प्रज्ञा के पास पहुँचती अव्यान प्रज्ञा को पीछे से पकड़ लेता है, पर प्रज्ञा फिर भी नहीं रुकती और उसने पीठ से अव्यान को धक्का देकर सितारा को मारती ही जा रही थी। अव्यान पीछे से उसके हाथों को पकड़कर हक कर लेता है। प्रज्ञा एकदम से गुस्से से छटपटाते हुए कहती है, छोड़ो मुझे, मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगी, जान से मार दूंगी इसे। प्रज्ञा को गुस्से में यह तक नहीं दिख रहा था कि उसे किसने पकड़ा हुआ है। वह बस अपने गुस्से की आग की तरह जल रही थी। प्रज्ञा अव्यान से खुद को छुड़ाकर फिर से सितारा को एक थप्पड़ मारने वाली ही थी कि अव्यान उसकी बाजू पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। प्रज्ञा गुस्से से लाल आंखों से अव्यान को देखती है। अव्यान प्रज्ञा के कमर को पकड़कर उसके करीब कर लेता है और उसे देखते हुए कहता है, शांत। उसके इतना बोलते ही प्रज्ञा गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, मैं शांत क्यों रहूं? इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई आपको अपना बनाने के बारे में भी सोचने की? प्रज्ञा इतना बोलकर सितारा को देखती है जिसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। प्रज्ञा उसे देखते हुए गुस्से में उबलते हुए कहती है, क्या सोचा था इसने? आपके साथ रात बिताएगी और प्रेग्नेंट होकर आपकी बनेगी? इसकी तो मैं। बोलते ही प्रज्ञा सितारा की ओर बढ़ती है। अव्यान तक प्रज्ञा को रोक नहीं पा रहा था। कहते हैं ना कि औरत कमज़ोर होती है, लेकिन उनकी ताकत का अंदाज़ा तब होता है जब वह गुस्से में होती है। तो स्ट्रॉन्ग परफेक्ट बॉडी वाले इंसान तक उसे संभाल नहीं सकते। आज अव्यान का हाल ऐसा ही था। कुछ था, वह अपनी बेबी को संभाल नहीं पा रहा था। प्रज्ञा अव्यान को अपने साथ खींचते हुए लेकर चले जा रही थी। रॉनी को तो अव्यान की हालत देख हंसी आ रही थी। प्रज्ञा के ऐसे आगे बढ़ने से सितारा डर कर पीछे होने लगती है। सितारा तो सहस्रा के नृत्य के फैन थी और आज उसी के हाथों मार खा रही थी। प्रज्ञा सितारा के पास पहुंचती है। उससे पहले अव्यान प्रज्ञा को पीछे से टाइटली हक करके कंधे पर किस कर लेता है। अव्यान के किस करते ही प्रज्ञा सुन पड़ जाती है और बर्फ की तरह जम जाती है। अव्यान को जब समझ आता है कि प्रज्ञा कंट्रोल में आ चुकी है तो इशारे से वह सितारा को ले जाने को कहता है। जिस लड़की ने सितारा को पकड़ा था वह सितारा को खींचते हुए लेकर जाती है। उन दोनों के जाते ही रॉनी भी निकल जाता है। सबके जाते ही अव्यान प्रज्ञा को छोड़कर धीरे से अपनी ओर पलटता है। प्रज्ञा की सांसें तेज थी, वह नजरें झुकाए हुए थी। अव्यान प्रज्ञा के चिन्ह को पकड़कर ऊपर करता है। प्रज्ञा का पूरा शरीर सिहर उठता है। प्रज्ञा की नज़रें अब तक झुकी हुई थी। अव्यान प्रज्ञा की झुकी नज़रों में देखकर कहता है, लुक एट मी सजनी। अव्यान के यह बोलते ही प्रज्ञा का दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है। अव्यान फिर से कहता है, मेरी तरफ देखो। प्रज्ञा अब तक उसी तरह नज़रें झुकाए ही रहती है। अव्यान प्रज्ञा के गाल पर हाथ रख बहुत गौर से उसे देखता है। प्रज्ञा अव्यान के ऐसे हाथ रखने से अपनी आंखें बंद कर लेती है। वह अव्यान के हर छुअन को महसूस कर रही थी। प्रज्ञा बहुत धीरे से कहती है, उसे मैं नहीं छोड़ूंगी, उसने आपको मुझसे छीनने की कोशिश की। बोलते ही प्रज्ञा नजरें उठाकर अव्यान को देखती है। अव्यान प्रज्ञा की आंखों में दिख रहे गुस्से को देख रहा था और उसके करीब झुककर अपनी नाक को प्रज्ञा के नाक से रगड़ते हुए कहता है, मुझे नहीं पता था तुम इतनी डेंजरस हो। आई मीन अब तो लगता है मुझे तुमसे डरना चाहिए। प्रज्ञा के ऐसे करने से अपनी साड़ी को कसकर पकड़ लेती है और अव्यान अब प्रज्ञा के माथे पर किस करने के कहता है, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, हमारे बीच ना कभी कोई आएगा
और नाम ही मैं आने दूंगा। प्रज्ञा अभियान की बातों में गुम हुई बस उसे ही देखती रहती है। अभियान प्रज्ञा को एकदम से गोद में उठा लेता है। प्रज्ञा उसके बाहें उनके गले में लपेट लेती है। अभियान प्रज्ञा को लेकर बाहर जाता है। दोनों कार में बैठ जाते हैं और कार में बैठती कार स्पीड से वहाँ से निकल जाती है। आव्या घर पहुँच चुकी थी। वह रुद्र के मॉम यानी नैना के बारे में सोच रही थी। आव्या ने नैना को पहले देखा था जब वह सिंघानिया विला कभी कभी आती थी, लेकिन आव्या छोटी थी तो उसे इतना अच्छे से याद नहीं था क्योंकि उसने कभी नैना से बात नहीं की थी। आव्या फ्रेश होती है और आज उसका हॉस्पिटल जाने का बिल्कुल प्लान नहीं था। आव्या जिस टॉप और जैकेट पहनकर रेडी होती है वह ध्रुवंश के कमरे में जाती है और ध्रुवंश इस वक्त अपनी गन में बुलेट डाल रहा था। आव्या उसे पास जाकर खड़ी होकर कहती है, अंश चलो आज कॉफ़ी डेट पर चलते हैं। ध्रुवंश नज़र उठाए आव्या के ऊपर से नीचे तक देखता है, फिर भौं चढ़ाकर कहता है, तुम्हें पता है ट्यूलिप, तुम मुझे कॉफ़ी डेट के लिए प्रपोज कर रही हो? आव्या हाँ में सिर हिलाकर जवाब देती है, हाँ तो मैं तो कर रही हूँ तुम्हें प्रपोज कॉफ़ी डेट के लिए। अब ज़्यादा नखरे मत दिखाओ, चलो जल्दी। बोलते ही आव्या ध्रुवंश का हाथ पकड़ लेती है। ध्रुवंश गन को ड्रॉ में रखता है और आव्या के साथ चला जाता है कॉफ़ी शॉप। ध्रुवंश और आव्या आमने सामने बैठे कॉफ़ी का मज़ा ले रहे थे। दोनों के बीच बातें हो रही थी। दोनों शांति से कॉफ़ी पी ही रहे थे। तभी अचानक कायरा ध्रुवंश के हाथ से कॉफ़ी कप फेंक देती है और आव्या हैरानी से उसे देखती है। कायरा ध्रुवंश के कॉलर को पकड़ लेती है और उसके चेहरे पे गुस्से था। कायरा ध्रुवंश की आंखों में देखकर गुस्से से कहती है, 2 दिन से मैं तुम्हारा कॉफ़ी शॉप में इंतज़ार कर रही हूँ और तुम यहाँ किसी और के साथ कॉफ़ी डेट पर कर रहे हो। आव्या उसी तरह सुन खड़ी हो जाती है। ध्रुवंश कायरा के हाथ से अपनी सर्द भरी नज़रों से देखने लगता है और सर्द आवाज़ में बोलता है, रिमूव योर हैंड्स। बोलते हुए उसका फेस एकदम डार्क हो जाता है। कायरा भी कम नहीं थी। वह उसके कॉलर को छोड़ने के बजाय और कसकर पकड़ लेती और कहती है, नहीं छोड़ूंगी। आव्या कभी ध्रुवंश को देखती है तो कभी कायरा को। कॉफ़ी शॉप पर मौजूद इंसान भी दोनों को ही देख रहे थे। ध्रुवंश जब देखता है कि कायरा उसकी बात नहीं सुन रही है तो एकदम से ही झटके से धक्का देकर दोनों हाथ को पकड़ लेता है और टेबल पर उसे लेटा देता है। अब कायरा टेबल पर लेटी थी और ध्रुवंश उसके ऊपर था। कायरा ध्रुवंश की आंखों में देखने लगती है। वहाँ पर मौजूद लोग दोनों का वीडियो बना रहे थे। आव्या को इस वक्त हंसी आ रही थी पर वह खुद ही हंसी को कंट्रोल करके रखी हुई थी। आव्या जमीन पर अपने एड़ियों के बल बैठती है और दोनों की देखते हुए कहती है, गाइस ये सब कमरे में कर लेना क्योंकि अगर ऐसे ही रहे ना तुम दोनों न्यूज़ में ट्रेंडिंग पर आ जाओगे। बोलकर आव्या मुस्कुराने लगती है। कायरा सिर घुमाकर आव्या को देखती है, अपनी बकवास बंद कर। एक तो तू मेरे क्रश को यहाँ डेट पर लेकर आई है और ऊपर से अपनी बत्ती सी दिखा रही है। दोनों की बातें सुनकर ध्रुवंश दोनों को देखने लगता है और फिर आव्या को देखकर सवाल करता है, ट्यूलिप इसे तुम जानती नहीं हो? आव्या दांत दिखाकर प्राउडली हाँ में सिर हिला देती है। ट्यूलिप तुम इसे जानती नहीं कीजिए, तुम इसे जानती हो। यह सुनते ही ध्रुवंश कायरा को देखता है और उसका हाथ छोड़कर उसके ऊपर से उठ जाता है। आव्या भी जमीन से उठकर चेयर पर बैठती है और कायरा जो लेटी हुई थी वह भी उठकर टेबल पर ही बैठ जाती है। उठते ही कायरा की नज़र उन लोगों पर पड़ती है जो वीडियो कर रहे थे। कायरा यह देखकर चिल्लाते हुए कहती है, अब यहाँ कोई टीवी शो चल रहा है, डिलीट करो वरना न तुम लोग सलामत रहोगे और ना ही लोगों के फ़ोन। यह सब लोग जो वीडियो कर रहे थे वे तुरंत ही वहाँ से भाग जाते हैं। कायरा अब आव्या और ध्रुवंश को देखती है जो उसे ही घूर रहे थे। कायरा दोनों को इग्नोर करके अपने पीठ पर लगी गंदगी को झाड़ने लगती है। आव्या भी कायरा के हरकतों को इग्नोर करके कहती है, अंश ये मेरी दोस्त है कायरा सहगल, कॉलेज में हम दोनों एक साथ ही हैं। ध्रुवंश कायरा के बॉडी लैंग्वेज को देखकर कहता है, अच्छा पर इसे देखकर तो बिल्कुल नहीं लगता कि इसमें डॉक्टरी की पढ़ाई के बारे में सुना भी होगा। यह सुनकर आव्या हंसने लगती है। कायरा ध्रुवंश के करीब झुककर कहती है,
क्योंकि मुझे डॉक्टरी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। आव्या हंसते हुए कहती है, हाँ क्योंकि तुम्हें तो अंश में इंटरेस्ट है। कायरा ध्रुवंश को देखकर पूछती है, तुम्हें मैंने उस दिन शाम को आने के लिए कहा था ना, क्यों नहीं आए? ध्रुवंश उसे इग्नोर करके दूसरी तरफ देखने लगता है। आव्या भी ध्रुवंश को देखती है और जिसे कायरा पर जरा भी इंटरेस्ट नहीं था, आव्या यह देखकर शांत हो जाती है। वहीं कायरा भी यह देखती है तो ध्रुवंश के चेहरे को बहुत गौर से देखती है। कायरा अब टेबल पर उठाकर चेयर पर बैठ जाती है और कायरा बातें करने लगती है। ध्रुवंश साइड में जाकर कॉल पर बातें करने लगता है। कायरा आव्या से बात करते हुए बार बार ध्रुवंश को देखने लगती है, जो आव्या भी अच्छी तरह से नोटिस कर रही थी और अभियान भी अब पूरे दिन प्रज्ञा के साथ वक्त बिताना चाहता था तो उसने बिता लिया। अब दोनों एक बीच के पास थे जहाँ रेड रोज और लाइटनिंग से वह जगह सजा हुआ था। प्रज्ञा चारों तरफ उस जगह को देख रही थी। अभियान एक जगह पर टिककर खड़े उसे देख रहा था। प्रज्ञा के चेहरे पे एक सुकून भरी मुस्कुराहट थी। प्रज्ञा की मुस्कुराहट देखकर अभियान आगे बढ़ता है और पीछे से उसे हक कर लेता है। अभियान प्रज्ञा के पेट पर हाथ रख लेता है। प्रज्ञा भी अभियान के हाथ पर अपने हाथ रख लेती है। प्रज्ञा की मुस्कुराहट देखकर अभियान आगे बढ़ता है और उसे पीछे से उसे हक कर लेता है। अभियान प्रज्ञा के पेट पर हाथ रख लेता है। प्रज्ञा भी अभियान के हाथ पर अपने हाथ रख लेती है। प्रज्ञा मुस्कुराते हुए कहती है, कितना प्यारा है ये सब, क्या ये सब आपने किया? बोलते हुए वह चारों तरफ देख रही थी। अभियान प्रज्ञा के कान में मधोशी भरी आवाज़ में कहती है, हाँ तुम्हारे लिए। बोलते ही अभियान प्रज्ञा के कान में किस करता है। प्रज्ञा खुद में समेटने लगती है। अभियान उसी तरह से पकड़े हुए प्रज्ञा को टेबल से पास ले जाकर और टेबल पर ढके ढक्कन को हटाता है और ढक्कन हटाते ही प्रज्ञा वह देखने लगती है कि टेबल पर चॉकलेट केक थी और उस पर लिखा था हैप्पी 6 मंथ एनिवर्सरी। यह देखकर प्रज्ञा का चेहरा खिल उठता है। अभियान अब दूसरे ढक्कन को हटाता है। वहाँ पर एक केक थी। प्रज्ञा जैसे ही दूसरे केक में लिखे शब्द को पढ़ती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। शब्दों को केक पर लिखे शब्दों को देखकर प्रज्ञा बिल्कुल हैरान थी, क्योंकि दूसरे लिख पर लिखा था डाइवोर्स सेलिब्रेशन। अभियान प्रज्ञा के कंधे पर चिन्ह रखे कहता है, सरप्राइज पसंद आया? प्रज्ञा के तो जैसे चेहरे के रंग ही उड़ चुके थे। अभियान प्रज्ञा से दूर होकर एक ओर जाता है और म्यूजिक सिस्टम ऑन कर देता है। प्रज्ञा तो एक अब तक वहाँ जमी हुई थी। अभियान प्रज्ञा का हाथ पकड़ उसकी ओर खींचता है, जिससे प्रज्ञा उसके सीने से लग जाती है। अभियान की एक हाथ को पकड़ता है। प्रज्ञा अपने हाथ में देखने लगती है। अभियान अपने कंधे पर प्रज्ञा का हाथ रख लेता है और प्रज्ञा अभियान को देखने लगती है। अभियान प्रज्ञा को देखते हुए ही उसका दूसरा हाथ पकड़ लेता है। म्यूजिक धीरे धीरे चल रही थी। कल रास्ते हैं गम मिल गया था, कल रास्ते में गम मिल गया था, लग के गले में रो दिया, जो सिर्फ मेरा था, सिर्फ मेरा, मैंने उसे क्यों खो दिया। प्रज्ञा अपने हाथ को देखती है। अभियान प्रज्ञा के कमर को पकड़े अचानक करीब खींच लेता है। प्रज्ञा अभियान से चिपक जाती है और बैकग्राउंड म्यूजिक धीरे धीरे बजता रहता है। नींद जाके लौटी ना, कितनी रातें ढल गई, इतने तारे गिने कि उंगलियां भी जल गईं। बोलकर अचानक ही अभियान प्रज्ञा के गर्दन पर सूंघते हुए बहुत जोर से काटता है। प्रज्ञा की दर्द भरी आह निकल जाती है। अभियान का चेहरा धीरे धीरे डार्क होने लगा। अभियान प्रज्ञा के पेट पर अपनी पकड़ मजबूत करके कहता है, मुझसे दूर जा रही हो सजनी। बोलते हुए इसकी आवाज़ सर्द हो जाती है। प्रज्ञा जो अब तक सन पड़ी हुई थी, वह खुद को अभियान से छुड़ाने लगती है। अभियान ने इतना टाइट पकड़ा हुआ था कि प्रज्ञा को अब दर्द होने लगा था। प्रज्ञा छटपटाते हुए कहती है, हमें दर्द हो रहा है, प्लीज़ छोड़िए। अभियान प्रज्ञा के कमर को कसकर पकड़ लेता। प्रज्ञा दर्द से कराह उठती है। अभियान प्रज्ञा के कान में एकदम सर्द आवाज़ में बोलता है, दर्द हो रहा है और मेरे दर्द का क्या सजनी? बोलकर अभियान प्रज्ञा को केक के पास ले जाता है। अभियान प्रज्ञा के हाथ को पकड़कर चाकू उठाता है। वह पहले 6 मंथ एनिवर्सरी का केक काटता है।
कटवाता है और फिर डाइवोर्स सेलिब्रेशन वाला। इतना करते ही वह प्रणया को छोड़कर केक उठाता है और प्रणया की ओर बढ़ाता है, पर प्रणया मुंह नहीं खोलती। अव्यान उसे देखकर बेहद सर्द आवाज में बोलता है, ओपन योर माउथ। प्रणया ने भी फिर सिर हिलाती है और अव्यान इस बार बहुत जोर से चिल्लाता है, आई सेड ओपन योर माउथ। प्रणया डर से जल्दी से अपना मुंह खोलती है। अव्यान प्रणया के मुंह के अंदर केक डालता है। प्रणया जल्दी से अपना मुंह बंद कर लेती है। अव्यान प्रणया के मुंह से अपनी उंगली निकालता है और फिर अपने मुंह में उस उंगली को डालता है। प्रणया की मजबूरी में केक खाना पड़ता है। अव्यान अपनी उंगली को चूमते हुए बाहर निकालता है। अव्यान प्रणया को देखता है जो बहुत मुश्किल से अपना मुंह हिलाते हुए केक खा रही थी। कुछ वक्त अव्यान प्रणया को देखता है और फिर टेबल पर एक लात मारता है। टेबल पर रखे दोनों केक दूर जा गिरते हैं। प्रणया डर से अपने के कदम पीछे कर लेती है। अव्यान मुड़कर प्रणया को देखता है और प्रणया उसके कदम धीरे धीरे पीछे करने लगती है, क्योंकि इस वक्त सच में उसे अव्यान से डर लग रहा था। अव्यान प्रणया को दूर जाता देख जल्दी से उसकी ओर बढ़ता है। प्रणया तेजी से पीछे हटती है, पर अव्यान पहुंच ही जाता है। अव्यान प्रणया की बाजुओं को कसकर पकड़ लेता है। प्रणया उसके गुस्से भरे चेहरे को देखकर कांप रही थी, पर वह खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। अव्यान अपने गुस्से से प्रणया के बाजू को इतना जोर से पकड़ता है कि प्रणया की बाजू में उसके हाथों के निशान दिखने लगते हैं। प्रणया धीरे से कहती है, हाँ प्लीज़ छोड़िए। अव्यान प्रणया पे गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, मुझसे दूर जाना चाहती हो? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे दूर जाने के बारे में सोचने की? प्रणया उसके बाजू को लगातार छुड़ाने की कोशिश करती रहती है और दर्द से उसकी आंखें नम हो चुकी थी। अव्यान उसे और कसकर पकड़ते हुए जोर से चिल्लाता है, जवाब दो। अब प्रणया से भी दर्द और सवाल बर्दाश्त नहीं हो रहे थे, इसलिए वो भी जोर से चिल्लाती है, हाँ हाँ मैं जाना चाहती हूँ आपसे दूर। बोलते ही प्रणया नाराज़गी से अव्यान को देखती है। अव्यान भी प्रणया को आंखों में देखने लगता है। प्रणया अब अपने अंदर बसे दर्द के बाहर निकालते हुए चिल्लाती है, और क्या करूँ मैं आपके साथ? आपसे जिसने शादी की वो सहसा थी, मैं नहीं। आप जिसके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं वह सहसा है, मैं नहीं। मैं आपकी सहसा नहीं हूँ। बोलते ही प्रणया की आंखों में नमी और गालों पर बहने लगती है। अब वह जैसे ही प्रणया के आंसू देखता है, उसके हाथ ढीले पड़ जाते हैं। प्रणया की बात सुनकर अव्यान के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। प्रणया निढाल सी एक कदम पीछे हट जाती है और अपने आंसुओं को बहाते हुए कहती है, और कितना बर्दाश्त करूं मैं ये सब? कब तक और क्यों बर्दाश्त करूं मैं आपके और सहसा की करीबी को? आपको किसी और के साथ नहीं देख सकती। आप जिसे समझकर मेरे करीब आते हैं वो मैं नहीं हूँ। बोलते हुए प्रणया रोने लगती है। प्रणया फर्श पर देखकर रोते हुए कहती है, मैं प्रणया हूँ जिसे आप बहुत पहले ही भूल चुके हैं। वो प्रणया जो आपसे बचपन में प्यार करती है, वो प्रणया जो सिर्फ आपके बनने की सपने देखती रहती है, वो प्रणया आपकी सजनी बनना चाहती थी। आपकी ज़िंदगी का हिस्सा मैं जरूर हूँ, लेकिन सहसा के नाम से। अब मैं खुद को किसी और की पहचान देकर आपके साथ नहीं रह सकती, इसलिए मैंने सोच लिया कि मैं आपसे बहुत दूर चली जाऊंगी। इतना बोलते ही प्रणया के आंसू तेजी से बहने लगती हैं। अव्यान प्रणया के करीब जाता है, उसके आंसुओं को पोंछने लगता है और प्रणया उसे देखने लगती है। अव्यान प्रणया के आंखों में देखते हुए कहता है, बिना सोचे बिना और बिना समझे तुमने ये राय बना ली कि मैं किसके करीब जाना चाहता हूँ और किसके करीब नहीं जाना चाहता। तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें पहली बार उस ग्राउंड में देखा? प्रणया जैसे ही यह बात सुनती है तो उसे आदित्य उस दिन की बात याद आती है जब पहली बार प्रणया अव्यान से टकराई थी। उस वक्त अव्यान ने अपने पूरे चेहरे को कवर किया हुआ था। अव्यान प्रणया के गाल पर हाथ रखे कहता है, 3 साल की उम्र के बाद 6 साल की उम्र में मैंने पहली बार तुम्हें देखा था। तब भी तुम्हारी शक्ल बिल्कुल वैसी थी जैसे 3 साल की उम्र में थी। बस तुम्हारी हाइट बढ़ गई
और तब से मैं तुम्हारा नज़र रख रहा था। तुम्हारा नाम बदला, तुम्हारी पहचान बदली, पर तुम नहीं बदली। आव्यान के हर एक शब्द प्रज्ञा के दिल को धड़का रही थी। आव्यान प्रज्ञा की आंखों में एकटक देखते हुए कहता है, तुम वही प्रज्ञा थी। मैं तुमसे मिलना चाहता था, लेकिन तुम मुझे भूल चुकी थी। तुम्हें तुम्हारा खुद का परिवार याद नहीं। पता है उस वक्त मुझे कैसा लगा था, जैसे मेरा टूटा हुआ दिल कभी जुड़ना ही नहीं चाहता। वो दिन जो तुम्हारे मरने की खबर सुनकर टूट चुका था। तुम जब पैदा हुई थी और जब तुम्हें मेरे गोद में रखा गया, उसी वक्त से मैं दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़का, या सिर्फ तुम्हारे लिए। प्रणय एकटक अव्यान की आंखों में देख रही थी। भले अव्यान के चेहरे पे कोई जज्बात नहीं थे, लेकिन वह अपनी जज्बात मुंह से बता रहा था। प्रणय की धड़कनें बहुत तेज धड़क रही थी, क्योंकि वह आज से पहले कभी अव्यान के दिल की बात नहीं जानती थी। अव्यान अपनी बातों को आगे बढ़ाकर कहता है, तुम्हारी मुझसे शादी होना मेरा प्लान था, लेकिन ध्रुवंश को लगता है कि ये सब उसने किया है। शादी के बाद भी मैं तुमसे दूर रहा, क्योंकि तुम्हारे करीब आते ही मुझे तुम्हें सब कुछ याद दिलाने का मन करता था। पर अगर मैं ऐसा करता तो तुम्हें जान जा सकती थी, इसलिए मैंने कभी किसी को ये पता लगने नहीं दिया कि तुम प्रज्ञा राठौर हो। ध्रुवंश और रैबिट को शक हो चुका था। रैबिट ने तो तुम्हारी डीएनए टेस्ट तक करवाया, लेकिन मैंने वक्त रहते डीएनए रिपोर्ट बदल दी। तुम्हें पूरी दुनिया के सामने अब तक अपनी पत्नी नहीं स्वीकारा, क्योंकि मुझे प्रज्ञा अव्यान सिंघानिया बनाकर तुम्हें दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस करना था, ना कि सहस्रा अव्यान सिंघानिया बनाकर। सारी बातों को सुनकर प्रज्ञा के मुंह से बस एक सवाल आता है, जिसे वह पूछ ही लेती है। अगर आपको सब कुछ पता था, तो फिर आपको ये भी पता होगा कि मेरी याददाश्त वापस आ चुकी है। तो फिर आपने अब तक भी अपनी ज़बान से मेरा जिक्र क्यों नहीं किया? आपने ऐसे क्यों कहा कि प्रज्ञा का प्यार बस एक बचपना था? और आपने ऐसा क्यों नहीं कहा कि वो नासमझ थी? अव्यान एकदम से बोलता है, याददाश्त वापस आ गई है। मुझे उसी वक्त पता चल चुका था। तुम्हारी आंखों ने मुझे सब कुछ बता दिया था। बोलते ही अव्यान रुक जाता है। उसके चेहरे पर अचानक गुस्सा दिखने लगता है। वह अचानक ही प्रज्ञा को धक्का देता और कहता है, मुझे लगा था याददाश्त आते ही तुम मुझे सबसे पहले आकर बताओगी, पूरे 18 साल की तड़प दूर करोगी, लेकिन नहीं, तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने अपनी झूठी पहचान को वैसे ही बनाए रखा, और तो और अपने दिमाग में बेकार की बातें लाकर मुझे दूर होने लगी। मन तो करता था तुम्हें एक थप्पड़ मारकर सब कुछ क्लियर कर दूं, लेकिन मैं भी देखना चाहता था तुम्हारे बेकार के ख्याल किस हद तक जाते हैं। बोलते हुए अव्यान के चेहरे पे एक तंज भरी मुस्कुराहट आ जाती है। वहीं अपने एक कमर पीछे करके कहता है, एक कदम पीछे करके, और आज देखो किस हद तक तुम्हारी सोच ने लाकर खड़ा कर दिया। तुमने सीधे डाइवोर्स का फैसला ले लिया। अरे प्यार के लिए एक बार तो तुमने नहीं सोचा कि चलो आमने सामने पहले बात कर लेते हैं। एक बार, बस एक बार मुझसे पूछती, लेकिन नहीं, तुमने नहीं पूछा। तुमने धोखे से डाइवोर्स पेपर बना लिए। क्या तुम इतनी बदल गई थी कि डाइवोर्स पेपर पर सिग्नेचर करते हुए भी तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? मुझसे दूर जाने के ख्याल से भी तुम्हारे दिल में दर्द नहीं उठा? अव्यान के हर एक शब्द बिल्कुल खंजर की तरह प्रज्ञा के दिल में चुभ रहे थे। प्रज्ञा अब जोर जोर से रोने लगी और वह रोते हुए कहती है, एक एक पल यह सोच सोच कर हमें बहुत दर्द होता था, लेकिन हम क्या करें, हमसे नहीं सहा जाता था। मुझे नहीं पता था कि आप 18 साल से मेरे लिए तड़प रहे थे। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। हमें पता है कि हमने आपको अपनी पहचान न बताकर बहुत बड़ी गलती की थी। उससे भी बड़ी गलती कर दी आपसे दूर होने के बारे में सोचकर। प्लीज़ आखिरी गलती समझकर माफ़ कर दीजिए। प्रज्ञा रोते हुए अव्यान की ओर बढ़ती है। अव्यान अब प्रज्ञा को बिल्कुल नहीं देख रहा था। उसे बस प्रज्ञा के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। प्रज्ञा रोते हुए अव्यान को देखकर अपना हाथ बढ़ाने लगती है। वह अव्यान को इस वक्त बस छूना चाहती थी, लेकिन वह अव्यान को छू पाती उससे पहले अव्यान उसका हाथ पकड़ लेता है। अव्यान प्रज्ञा के हाथ को देखकर कहता है, एक माफ़ी से तुम मेरे उन दर्दों को ख़त्म नहीं कर सकती। दूर जाना चाहती थी ना मुझसे, अब जाओ। बोलती अव्यान प्रज्ञा के हाथ को जोर से झटकता है। प्रज्ञा लड़खड़ाते हुए नीचे गिर जाती है।
अव्यान उसे गिरते देख सिर्फ अव्यान उसे गिरा देख फिर से आगे बढ़ने को होता है, लेकिन तभी उसके कान में एक आवाज़ सुनाई देती है। हाँ हाँ, मैं जाना चाहती हूँ आपसे दूर। यह आवाज़ सुनाई देती अव्यान के कदम रुक जाते हैं। अव्यान अब वहाँ से जाने लगता है और प्रज्ञा अव्यान को जाता देखकर जल्दी उससे उठकर खड़ी होती है और भागकर उसके पीछे जाती है। अव्यान के कदम गुस्से से आगे बढ़े चले जाते थे। प्रज्ञा उसके पीछे दौड़ते हुए बुलाती है, साजन साजन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं वादा करती हूँ आज के बाद मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। साजन प्लीज़ एक बार मुझे माफ़ कर दीजिए। साजन, प्रज्ञा बोलती ही जा रही थी, लेकिन अव्यान अब कहाँ सुनने वाला था। उसके कदम बस गुस्से से आगे बढ़ते ही जा रहे थे। अव्यान कार के पास पहुँचते उसमें बैठता बहुत तेज़ी से वहाँ से चला जाता है। प्रज्ञा कार के पीछे दौड़ते हुए बुलाने लगती है, पर कार अब तक बहुत दूर चली चुकी थी। प्रज्ञा घुटनों के बल बैठती है, अब दूर गई कार को देखती रहती है। प्रज्ञा रोते हुए अपने हाथ चेहरे पर रखकर अफसोस करके कहती है, ये मैंने क्या कर दिया। अव्यान के कानों में बस प्रज्ञा के जाने की आवाज़ आ रही थी। अव्यान का ध्यान रास्ते पर बिल्कुल नहीं था। वह बहुत तेज़ी से अपने गुस्से को कार चलाए जा रहा था। चलते चलते अचानक ही उसकी कार बहुत तेज़ी से पेड़ पर टकराती है। अव्यान का सिर बहुत ज़ोर से स्टीयरिंग पर जा लगता है। अव्यान के सिर पर गहरी चोट लग जाती है, जिस वजह से उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।